हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटल क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं रिकैप सीरीज का एक लेक्चर, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पार्ट 4। उम्मीद है 3 लेक्चर्स में आपको मजा आया होगा और आपके रिवीजन को मजबूती मिली होगी। तो देरी तो नहीं करनी चाहिए, शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, when a matter surface is illuminated by light of wavelength 400 नैनोमीटर, कोई बात नहीं, 400 नैनोमीटर को लिख देंगे 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसी तरह 250 नैनोमीटर को लिख दिया जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर v एंड 2v रिस्पेक्टिवली। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E-5। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी K1, एनर्जी थी E1-5, बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गई K2, एनर्जी हो गई E2। वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, तो EK1 डिवाइडेड बाय EK2, E1-5 अपॉन E2-5। अब E के1 क्या होगा, हाफ m v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m v2 स्क्वायर। तो हाफ m तो कैंसिल हो गया, तो सिंप्लिसिटी बनाइए। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, बाद में वैल्यूज रखेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन इन फर्स्ट केस, एनर्जी ऑफ फोटोन इन सेकंड केस, ये है v स्क्वायर, 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, E1-5 अपॉन E2-5। तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 E1-5, बाद में वैल्यू रखना है E2-5। तो 4E1 -4 इक्वल टू E2-5। तो 4E1 E2 इक्वल टू 4 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4E1 E2 इक्वल टू 3 कुछ वैल्यूज वगैरह हमने नहीं रखी। तो यही चीज आपको सीखनी, ये चीज आपको सीखनी चाहिए। अब हम E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। थोड़ा स्पीड में किया क्योंकि जरूरत है। अब हम एनर्जी की वैल्यू रखेंगे। तो 3 इक्वल टू, देखिए खटाखट आंसर आ जाएगा एक स्टेप में, 4E1 E2, 4E1 E2। और एनर्जी क्या होती है आपको मालूम है, Sc/λ1। तो E1 क्या होगा, Sc/λ1। ठीक है, तो λ1 क्या दिया हुआ है, 400 इंटू 10⁻⁹ और ये होगा Sc/λ2, 250 नैनोमीटर। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा Sc/10⁻⁹। तो अंदर क्या बचेगा, 4/400 -1/250। तो 3 इक्वल टू Sc इंटू 10⁻⁹। ये आपका एलसीएम हो जाएगा 1/100 -1/250। तो अब होगा Sc इंटू 10⁻⁹ 3 एलसीएम 1000, 10 - 4 6। तो 3 इक्वल टू 6Hc इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो ये कट गया। तो वर्क फंक्शन आ गया 2Sc इंटू 10⁻⁶। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत मजबूत होनी चाहिए।
आप कभी भी किसी क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि वो आएगा कि नहीं आएगा, आप ये देखिए आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है। तो एक बार आप इसको फिर नोट कर सकते हैं। तो एनर्जी काइनेटिक को हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो पहले केस में एनर्जी ऑफ फोटोन E1, वर्क फंक्शन 5, दूसरे केस में एनर्जी ऑफ फोटोन E2। तो हमने जानबूझकर E1 E2 की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रखी थी। तो इसलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में इतनी बार ये रिपीट हुआ है। द वर्क फंक्शन फॉर मैटर्स A and B and C respectively 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 electron volt and 5 electron volt. According to Einstein's equation, the matters which will emit photoelectrons for a radiation of wavelength 4100। तो ये क्वेश्चन को हो सकता है कि हमने रिकैप सीरीज में पिछली बार भी कवर किया है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कट ऑफ वेवलेंथ कितनी है। तो सबसे पहले एनर्जी 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो ये इसे कर लिख देंगे 4000, 4100 को 4000 लिख दिया, 1 2 1 2, तो ये आ गया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उस मैटर से जिसका वर्क फंक्शन 1.92 है इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन मैटर से निकलेगा। क्या इससे निकाल सकता है? निकाल सकता है। क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। इसका आंसर है ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपने नोट तो कर लिया होगा। पावर ऑफ ए बल्ब इज 60 मिली वॉट, ध्यान देना मिली वॉट, and the wavelength of light is 6000 angstrom. Calculate the number of photons per second emitted by the bulb. ऐसे क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए अप्रोच क्या है? बहुत सिंपल अप्रोच है। नंबर ऑफ फोटॉन्स को निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये इसकी कंसेप्ट होती है। अब देखिए टोटल एनर्जी है हमारे पास 60 मिलीवॉट, मतलब 60 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट। अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा SC बाय लैम्डा का। तो H है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में, तो मीटर में बदल लिया जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26, और ये मिलेगा आपको 6 इंटू 10 टू द पावर -7, 6 इंटू 10 टू द पावर -7। इसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन तो आ गई आपकी, कितनी आ गई? अब देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 19.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -7। अब ये था -26 है ना, तो इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। 10 की पावर -26, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम निकाल रहे हैं। 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, 1
6 3 जा 18, ये 3.3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3.3 10 to the power minus 26 plus 7, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ गई 3.3 इंटू 10 to the power minus 19। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए टोटल एनर्जी हम जानते थे 60 इंटू 10 to the power minus 3, उसमें हम डिवाइड कर देंगे एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको n मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 to the power minus 2 प्लस 19, और ये हुआ 3.3, तो n इक्वल टू 6 अपॉन 3.3 इंटू 10 to the power -2 में जब 19 ऐड हो जाएगा, -2 में जब 19 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 to the power 17। अब ये हो गया हमारा 60/33 इंटू 10 to the power 17, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 20/11 इंटू 10 to the power 17। एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं यहाँ पर, 20/10, 11 को 10 लिखा, इतना हम कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स लगभग आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 17। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। पावर का कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है ये बहुत मजबूत होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। पेपर को 1 मिनट में एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें प्रैक्टिस में कई ऐसे क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं जिनके कैलकुलेशन बहुत कठिन होते हैं, जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन लगातार करने से क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है और हमारा टाइम जो हम 1 मिनट में मैनेज नहीं कर पाते वो 1 मिनट में मैनेज हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करें। तो देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लेट P एंड E डिनोट द लीनियर मोमेंटम, P लीनियर मोमेंटम है, एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड, देन पहला आंसर है बोथ P एंड E इंक्रीजेस, दूसरा आंसर है P इंक्रीजेस एंड E डिक्रीजेस, तीसरा आंसर है P डिक्रीजेस एंड E इंक्रीजेस, चौथा आंसर है बोथ P एंड E डिक्रीजेस। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मोमेंटम ऑफ फोटॉन का। मान लेते हैं P। तो देखिए फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, mc², आइंस्टाइन से हम लिख सकते हैं hc/λ, c कट गया तो mc इक्वल टू h/λ। mc का मतलब है m मास इंटू वेलोसिटी, h/c नहीं होगा, ये होगा h/λ, h/λ। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना होगा, h/λ। एक तो ये चीज हो गई। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होगा, hc/λ। मोमेंटम भी मालूम है, एनर्जी भी मालूम है। अब क्वेश्चन कहता है कि वेवलेंथ कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एज वेल एज मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, तो दोनों को इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ P एंड E इंक्रीजेस, ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो फॉर्मूला कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, इसको आप नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी थ्योरेटिकल है, द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द metal versus the frequency of incident radiation gives a straight line graph whose slope, उसका स्लोप। तो आंसर नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ हम बना लेते हैं, यह हमारा एनर्जी वाला ग्राफ हो गया। उसके बाद
हम फिर से एक्सिस बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफ बन गया। यहाँ पर हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमने लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, ये देखिए। और ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब पूछा गया है कि भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो ग्राफ का स्लोप होगा थीटा। स्लोप ऑफ ग्राफ को हम बोलेंगे tan थीटा, और स्लोप होता है h। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। अब हम आंसर पढ़ेंगे। पहला आंसर, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। गलत बात है, क्योंकि स्लोप h है और h क्या है, कांस्टेंट है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। गलत बात है। इज सेम फॉर ऑल मेटल्स। यस, ये सही बात है। तो यहाँ पर है, जैसे देखिए ये ग्राफ आपने बनाया, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये ग्राफ है, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी ली, यहाँ पे आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ली। तो जितने भी मैटर्स के लिए आप ग्राफ बनाएंगे उन सब की स्लोप सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, एच। प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये हो गया मेटल 1, ये हो गया मेटल 2, ये हो गया मेटल नंबर 3। तो सभी ग्राफ का स्लोप सेम होगा। स्लोप ना तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्लोप होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा आंसर है तीसरा, इज सेम फॉर ऑल मैटर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये सब चीजें याद रखिए, रिवीजन में बहुत काम आती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल। इसको आप नोट करिए, ये भी सिंपल सवाल है। Light of wavelength 3500 angstrom is incident on two matters A and B of work function 4.2 electron volt and B of work function 1.19 electron volt. The photoelectrons will be emitted by। तो देखिए, सबसे पहली बात है, हमें ये निकालना चाहिए कि 3500 के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। तो 12400 डिवाइडेड बाय 3500, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 124 अपॉन 35, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, 125 बाय 35, 7 25, तो 25 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 3.5। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल ए का वर्क फंक्शन है 4.2। तो ये फोटोन मेटल ए से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। तो मेटल ए से नहीं निकाल पाएगा। पर मेटल बी का वर्क फंक्शन है 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटोन की एनर्जी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए बी से निकाल पाएगा, ए से नहीं निकाल पाएगा। द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड बाय मेटल बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, इसका हमें ध्यान
रखना चाहिए। और कंसेप्ट ये है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, देन इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। और अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन वर्क फंक्शन से कम हो, देन इलेक्ट्रॉन will not be emitted, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये बातें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। If maximum velocity with which an electron can be emitted from a photocell is 4 into 10 to the power 8 centimeter per second, the stopping potential is। तो देखिए, वेलोसिटी को सबसे पहले बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड हो गई, इसे मैं बोलूंगा वी मैक्स। अब वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, ई मैक्स हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। वी मैक्स निकाल चुके हैं। 4 इंटू 10 टू द पावर 6, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 9.1, 4 का स्क्वायर 16, 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 12। इसके बाद ये हो गया 2 से 16 कट गया 8 बार, 8 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हमारा आंसर किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, 8 इंटू 91, डेसिमल हट गया, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 इसको काट देगा 2 बार, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 91/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 45.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 45.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा? सीधी बात है, 45.5 वोल्ट होना चाहिए। तो सेकंड आंसर को हम क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, हमेशा याद रखो। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 6 वोल्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 12 वोल्ट होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हमें इसमें मालूम होनी चाहिए। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। देखिए,
A 5-watt source emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. When placed 0.5 meter away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface. तो 5 वाट का सोर्स है जिससे लाइट जो निकलती है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, और वो एक मेटल सरफेस से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है. When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. सबसे पहली बात है इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. आई इंटेंसिटी और डी डिस्टेंस, तो I1 अपॉन I2 को आप लिख सकते हो D2 अपॉन D1 स्क्वायर. तो पहले इंटेंसिटी थी I1, बाद में इंटेंसिटी है I2. पहले डिस्टेंस था 0.5, बाद में डिस्टेंस हो गया 1. तो I1 अपॉन I2 1 अपॉन 1/2 2 का स्क्वायर. तो I1 बाय I2 कितना हो गया 4. तो यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा कि I2 इक्वल टू I1 बाय 4. तो जब सोर्स का डिस्टेंस 0.5 मीटर से बढ़ाकर 1 मीटर कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर 1/4 हो जाएगी तो नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे. अब आंसर पढ़ते हैं. विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. इसका मतलब है बिकम्स 1/4. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है. अच्छा सवाल है, 1 मिनट आंसरिंग में पूछे जाने लायक सवाल है. ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी क्या था, बहुत सिंपल था. अब आगे बढ़ते हैं. ये रहा हमारा अगला सवाल, तो इसको आप नोट करिए. अब देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ ए निकल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. When light of wavelength 2000 angstrom falls on it, emits photoelectrons in the circuit, then the potential difference necessary to stop the fastest electron emitted is. अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है. तो देखिए इसको करने का तो तरीका बहुत सिंपल है. सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, एनर्जी ऑफ फोटोन. $12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 2000. तो 2 से काट दे तो फोटोन की एनर्जी होगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वर्क फंक्शन हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमने फॉर्मूला लगाया, सीधा सीधा सवाल, 5 प्लस ई के. ये है 6.2, ये है 5, ये है ई के. तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सीधी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना होगा, 1.2 वोल्ट होगा. तो थर्ड इज द राइट आंसर. तो देखिए कितना बढ़िया सवाल, 1 मिनट के अंदर अगर आप इस सवाल को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट के अंदर. और अगर आपने और कोई दूसरी मेथड यूज करी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं फिर बता रहा हूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 5 होगा. यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2 वोल्ट ही होगा उसकी वैल्यू. हाँ ये अलग बात है, वो नेचर उसका क्या होता है, निगेटिव होता है. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें. अब क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. अच्छी बात है.
द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वुड अप्रोक्सीमेटली बाय। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है H/mv, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला होता है H/2me, ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी लैम्डा इलेक्ट्रॉन h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी कितनी हो गई E, क्योंकि कहा गया है कि उनकी एनर्जी सेम है। अब प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा प्रोटॉन H/2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू E। अब हमसे कहा गया है कि रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो ठीक है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा E अपॉन लैम्डा P H/2me E अपॉन H/2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू E। अब इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को एडजस्ट करिए, 2me इंटू E, ये पलट जाएगा 2mp इंटू E अपॉन H। तो लैम्डा E अपॉन लैम्डा P विल बी इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका आंसर आ गया, लैम्डा E अपॉन लैम्डा P इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है 1837। तो ये हो गया रूट ऑफ 1837। तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये आता है 42.8। तो हम कह सकते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन टू लैम्डा प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 43:1। पर हमसे पूछा गया है, पलट ले, लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 1:40, 1:43। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज में आती है, फिजिक्स में भी यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है चौथा होना चाहिए, 1:43। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर ये इसका कैलकुलेशन था। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होता है, 1837 होता है। ये बेसिक केमिस्ट्री फैक्ट है जो आपको मालूम होना ही चाहिए। अब ये देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, द टू लाइन्स A and B shown in figure are the graphs of de Broglie wavelength as a function of 1/√V. V is the accelerating potential for two particles having the same charge. Which of the two represent the particle of heavier mass? तो देखिए, हेवियर मास के बारे में बात कर रहे हैं कि मास किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले स्लोप के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ए कितना एंगल बना रहा है, θ1, और ये कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो अब अगर हम बात करें कि भाई स्लोप ऑफ V क्या होगा, स्लोप ऑफ V
होगा tan थीटा 2 और स्लोप ऑफ ए विल बी tan थीटा 1। तो फिगर को देखने से समझ में आता है तो कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि बी का स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा है। तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर y एक्सिस पर दिया गया है, y एक्सिस पर दिया गया है लैम्डा और x एक्सिस पर दिया गया है 1/√v। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम बात करें कि स्लोप क्या है, तो स्लोप को हम कह सकते हैं लैम्डा अपॉन 1/√v। तो ये होगा स्लोप होगा λ√v। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब अगली कंसेप्ट है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एक्सलरेटिंग, हमेशा याद रखना चाहिए बेसिक कंसेप्ट, एक्सलरेटिंग चार्ज क्या होती है? h/2m/q/v। तो यहां से लैम्डा इंटू रूट वी को हम क्या लिख सकते हैं? h/2m/q। तो अब इसको इस तरफ ले आए, 2m/q/h इक्वल टू λ√v। तो अब ये देखिए, हम कह सकते हैं √m, मास इज प्रोपोर्शनल टू λ√v। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका मास भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप बी का ज्यादा है। तो बी हैवियर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, बी क्या होना चाहिए? हैवियर होना चाहिए। तो स्लोप देखिए, बेसिक कंसेप्ट स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। दूसरी बात, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? लैम्डा है, बेस क्या है? 1/√v। तो स्लोप निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस λ√v। तो फॉर्मूला पता चला कि भाई अगर स्लोप ज्यादा है तो मास भी क्या होगा? तो ये क्या हो गया? हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, √m इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ज्यादा स्लोप ज्यादा मास। तो ये याद रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो स्लोप बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी का स्लोप क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बी का स्लोप ज्यादा है, इसलिए बी का मास भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड सवाल है। अच्छा सवाल है। अब देखिए, अब प्रोटॉन, एक तो प्रोटॉन दिया हुआ है, एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। The ratio of wavelengths associated with proton and alpha particle respectively is। तो हमें वेवलेंथ निकालना है किसका? प्रोटॉन का, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ निकालना है किसका? अल्फा पार्टिकल का। ये हमसे पूछा गया है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले पर जाएंगे और सोचेंगे। जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट किया जाता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 2m/q/v। v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो पहले लिखो प्रोटॉन के लिए, इसको हम लैम्डा पी बता देते हैं, ठीक है? h/,
मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब लिखो अल्फा पार्टिकल के लिए, लैम्डा अल्फा पार्टिकल, तो मैं इसको लिखूंगा लैम्डा अल्फा H अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल डिफरेंस V। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना चाहेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कितना आएगा, लैम्डा पी डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा H अपॉन 2 MP QP V अपॉन H अपॉन 2 M अल्फा Q अल्फा V। तो फ्रैक्शन को अरेंज करो, H कट जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारे को ऐसा मिलेगा 2 M अल्फा Q अल्फा V अपॉन 2 M P Q P V। V से V कट गया, 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा अल्फा पार्टिकल, लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा अल्फा पार्टिकल, लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्योंकि रेशियो का सवाल है इसलिए याद रखो मास ऑफ प्रोटॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2E, तो E कट गया, तो लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा अल्फा पार्टिकल मिला 1/8 रूट। इसको हम लिखेंगे 4 × 2, 4 का रूट बाहर चला जाएगा, 2√2, तो रेशियो कितना आ गया, तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है, रेशियो आ गया 1:2√2। कितना रेशियो आ गया, 1:2√2, 1:2√2 इसका आंसर होगा। द फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो पहला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है और बहुत बढ़िया सवाल है, पूछे जाने लायक सवाल है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे इस लेक्चर को ऐसे डिज़ाइन किया, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, तो मिक्सिंग करी गई है। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेस व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस। गलत बात है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से भी नहीं होंगे, वेवलेंथ इंक्रीज करने से भी नहीं होंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से होंगे। तो चौथा आंसर सही है। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो, याद रखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स is proportional to intensity of incident light, और number of photo electrons, ये भी याद रखो, photo electrons does not depends upon frequency, wavelength, and energy of photon, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए
ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? चौथा आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इन्हें पढ़ते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अब अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। अब देखिए, when wavelength of incident photon is decreased, then velocity of emitted photoelectron decreases, velocity of emitted photoelectrons increases, velocity of photoelectron do not चार्ज नहीं है, इसको पढ़िए, do not change, photoelectric current increases। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। लैम्डा वेवलेंथ है और वी मैक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले भी बात कर चुके हैं कि वेवलेंथ को कम कर रहे हैं, तो देखिए वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो वेवलेंथ के कम होने से एस सी बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लैम्डा कम होगा तो एस सी बाय लैम्डा बढ़ जाएगा। पर एफ सी बाय लैम्डा किसके बराबर है? पाई प्लस हाफ एम वी मैक्स। ये बराबर है पाई प्लस हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर के बराबर है। तो क्योंकि एस सी बाय लैम्डा बढ़ गया इसलिए ये भी बढ़ जाएगा। पर पाई क्या है आप जानते हैं? पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो फाई में तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर ये फाई प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ कम होने से मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगी। तब हम इसका आंसर दे सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट सवाल, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुराने पेपर्स को, पिछले 2 या 3 साल के पैटर्न के पेपर्स को देखेंगे तो हम देखेंगे इस तरह के बहुत सवाल, लॉजिकल सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इनकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो पहली चीज देखिए, अब कई चीजें आपको यहां समझनी पड़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पहले यहीं से शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिएगा, is directly proportional to number of emitted electrons, directly proportional to intensity, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और दूसरी चीज, अब यहां पे क्या कहा गया कि इंटेंसिटी डबल हो गई। इंटेंसिटी क्या हो गई? डबल। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। दूसरी चीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको अभी भी बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक बार फिर बता देते हैं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप बदलते रहिए,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बदलेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि फ्रीक्वेंसी इतनी सफिशिएंट तो होनी चाहिए लाइट की कि फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल जाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की तो बात तभी होगी जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकलेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन ही मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से होगी। तो लेकिन आप इस सवाल का जवाब तो देना जरूरी है, तो इसका आंसर है डबल्ड। बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। हाँ, तो देखिए अब अगली बात, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि न्यू इज 1.5 न्यू नॉट, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो सकती है जब फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल रहे हैं। ये लैंग्वेज यहाँ पे आपको इस तरह से दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट करिए। अब देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय हीटिंग। तो क्या एक मेटल सरफेस को जब हम हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब हम मेटल सरफेस को हीट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड हो जाएंगे। जब वो थर्मली एक्साइटेड हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सेल्फ सफिशिएंट होगी, वो मेटल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बात तो अभी सही नजर आ रही है। अंडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। एंड बाय हैमरिंग, यस, ये पहला स्टेटमेंट पूरा सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिथियम की बात नहीं कर रहे, किसी भी मेटल के टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड हो जाते हैं, और थर्मली एक्साइटेड होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो उन्हें हम काफ़ी कम एनर्जी देकर, मतलब काफ़ी कम एनर्जी देकर उन्हें मेटल सरफेस से इजेक्ट करा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी देकर बाहर निकाल पाएँ तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से वर्क फंक्शन कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये भी सही है। अब तीसरा, अल्काली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद अल्ट्रावायलेट लाइट। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है, वर्क फंक्शन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इज लीस्ट फॉर अल्काली मेटल्स, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, तो बहुत कम एनर्जी देके हम इनके सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब बात हो रही है अल्ट्रा वायलेट लाइट की। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है आपकी 100 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो 12400 को अगर हम 4000 से डिवाइड करें, 1 2 1 2 10 31, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी हम इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है चौथा। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हैं। अल्काली मेटल्स का वर्क फंक्शन इतना कम होता है, काफी कम होता है, सबसे कम होता है, तो उन्हें हम कम एनर्जी देकर भी उनके सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तैयारी आप करिए, हर साल 2 या 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। ये भी असर्शन और रीजन पर बेस्ड एक सवाल है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं।
assertion, कथन. When wavelength of incident radiation in a photoelectric experiment is decreased, then the stopping potential will decrease. तो देखिए पहले हम ये देखते हैं कि इसका एनालिसिस क्या है. एस सी बाय लैम्डा आइंस्टाइन का इक्वेशन, फाई प्लस ई वी नॉट. वेवलेंथ को अगर हम कम कर देंगे, मान लीजिए वेवलेंथ को हम कम करते हैं, तो एस सी बाय लैम्डा बढ़ जाएगा. और हम कह सकते हैं अगर एस सी बाय लैम्डा बढ़ गया तो फाइव प्लस ई वी नॉट भी बढ़ जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा. तो ये स्टेटमेंट तो भाई रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग. रीजन, विद डिक्रीज इन वेवलेंथ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस. ये बात तो सही है कि वेवलेंथ को कम करने से एस सी बाय लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो ये क्या है, करेक्ट है. तो अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और आंसर्स जैसे पहला सही है, दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है. तो अगर आपको थ्योरी आती है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होनी चाहिए. वेवलेंथ को कम करेंगे तो फोटोन की एनर्जी एस सी बाय लैम्डा डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ये सही बात है. तो रीजन सही है पर वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि असर्शन ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम. तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा आप याद रखिए, अब ये क्वेश्चन हमें करना है. यस, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए. A particle of mass 1 mg, 1 milligram, has the same wavelength as an electron moving with a velocity of 2.7 into 10 to the power minus 18 meter per second. What is the velocity of particle? तो सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे. h अपॉन mv, ठीक है, 6.6 into 10 to the power minus 34. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 to the power minus 31. मुझे मालूम है 9.1 है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.7 into 10 to the power minus 18. तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई 6.6 अपॉन 9 into 2.7 10 to the power minus 34 plus 31 plus 18. तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई 66 अपॉन 9 into 27 into 10 to the power 15 मीटर. तो पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम है. तो हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी निकाली, पहले फिर से देख लेते हैं. लैम्डा इलेक्ट्रॉन 66 अपॉन 9 into 27 into 10 to the power 15. 3 से काट दो 22, 3. तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन हो गया 22 अपॉन 60, 81 into 10 to the power 15. अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं 20 अपॉन 80, ये थोड़ा ठीक रहेगा. तो ये हो गया 1/4 into 10 to the power 15. ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई. अब पार्टिकल की वेवलेंथ,
h अपॉन mv 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, मास दिया हुआ है 1 मिलीग्राम, 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम, फिर केजी। तो ये हो गई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 6 अपॉन वी। तो लैम्डा पी बोल देंगे तो लैम्डा पी हो गया। अब अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 6.6 माइनस 10 टू द पावर माइनस 28 अपॉन वी। तो बस कुछ नहीं करना है, अब लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा पार्टिकल को बराबर कर देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। हमें एक्चुअली में पहले वैल्यू नहीं रखनी थी, चलो कोई बात नहीं, रख दी। 1/4 कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, इंटू 10 टू द पावर 15, 1/4 इंटू 10 टू द पावर 15, और ये हो गई हमारी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 अपॉन वी। वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वी, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 अपॉन 10 टू द पावर 15। तो ये हो गया 4 6 24, 2 26.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 43 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस, एक बार फिर आप इसको चेक कर लीजिए। हम एक्चुअली भी यहाँ पे अगर सॉल्व नहीं करते तो भी ठीक रहता, तो थोड़ा हमारा जल्दी आ जाता, कोई बात नहीं, स्टेप पूरी आप नोट कर लीजिए। तो कंसेप्ट क्या दी गई है ये हमारे को क्लियर होना चाहिए, और ये रहा आपका वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह से ये सवाल आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट करिए, थ्योरेटिकल है। टू फोटॉन्स हैविंग, पहला आंसर, इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम। इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहली बात है मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है। मोमेंटम, अच्छा घुमावदार सवाल है। फोटोन क्या होगा, h बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ सेम होगी तो मोमेंटम भी सेम होगा, सही है। दूसरा, इक्वल एनर्जीज एंड इक्वल मोमेंटा। तो देखिए मोमेंटम इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू, अगर एनर्जी इक्वल है तो मोमेंटम भी इक्वल होगा, यह भी सही है। तीसरा, इक्वल फ्रीक्वेंसी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है h बाय लैम्डा, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं c बाय न्यू, h न्यू बाय c। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लीनियर मोमेंटम भी सेम है, ये भी सही बात है। अब चौथा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ऊपर के दिए हुए सारे कथन, सारे स्टेटमेंट सही है। तो अब अगर हमें आंसर टिक करना है तो हम चौथा आंसर टिक करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में। अपने रिवीजन को मजबूत बनाइए, ठान लीजिए कि आपको पास होना है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले रिकैप सीरीज के लेक्चर में।